तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। स्टार्टिंग से ऊपर से देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज स्टार्ट किया था और व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो तरह का व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, एक तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड में क्या होता है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इक्वल हो जाए तो उसे बैलेंस बोलेंगे। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर अभी भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है और ये दोनों इक्वल नहीं है तो भी इसे व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पढ़ लेना ज़रूर कि वो बैलेंस्ड बोला है या नहीं बोला है। ऐसे नहीं चुपचाप अचानक से पढ़ लिया व्हीट स्टोन ब्रिज बोल दिया मतलब बस इसको लगा दिया, नहीं। ऑलवेज इसको नहीं लगाना है जब तक वो अच्छे से क्लियरली मेंशन ना करे कि हाँ ये बैलेंस्ड है, तब तक हम इसे फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। ओके, तो बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज होने पे हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, और हम लोगों ने वहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा करके देखा था तो नल डिफ्लेक्शन मिला था। बाद में ये भी देखा कि उन दोनों के पोजिशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो भी हमारा वेट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वाला मेंटेन रहता है। प्रूफ किया था, उसके बाद फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे व्हीट स्टोन ब्रिज पे। और फिर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सिमेट्री देखा था कि सिमेट्री हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह के सिमेट्री थे, एक मिरर सिमेट्री और एक फोल्डिंग सिमेट्री, जिसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। मिरर सिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सर्किट हमें गिवन है और जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिसके क्रॉस बोलेगा मतलब ये ए के क्रॉस और बी के क्रॉस निकालना है, मतलब कि बैटरी इसके क्रॉस लगेगा। तो जिसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है उसके परपेंडिकुलर हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिरर को ड्रॉ करना पड़ेगा और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखना होगा कि सर्किट क्या सेम है, क्या मिरर इमेज है, क्या रेजिस्टेंस भी मिरर इमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मैं मिरर सिमेट्री लगा सकता हूँ, और मिरर सिमेट्री में लगाते के साथ मैं इस जंक्शन पॉइंट को लिफ्ट कर सकता हूँ, इन दोनों को कॉन्टैक्ट को तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ से अब मेरा सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट मेन रीज़न था क्यों हटाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था, वो मैंने बताया हुआ था लास्ट लेक्चर में। और फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। और नेक्स्ट था फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि अगर जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी के क्रॉस निकालना है, उससे लाइन जो पास कर रहा हो उसके दोनों साइड में अगर रेजिस्टेंस एज वेल एज सर्किट बिल्कुल सिमेट्री में हो, मतलब कि मिरर के सिमेट्री में हो। हालांकि इसको मिरर सिमेट्री नहीं बोलते हैं, इसको फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सिमेट्री मुझे दिखता है तो हम लोग नीचे वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले पार्ट में ओवरलैप करा देते हैं या फिर फोल्ड कर देते हैं, तो इसीलिए इसको फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। तो ये जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट पे जाके जुड़ जाएगा और ये जो डी पॉइंट है वो सी पॉइंट पे जाकर के जुड़ जाएगा, जिसके कारण से आर और ये आर रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आ जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, और ये R/2 यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में गए R/2 लिख दिया। जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं गया है, जिसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे रहने दिया। फिर वापस से इसमें एक परपेंडिकुलर सिमेट्री बोल लो या फिर मिरर सिमेट्री हमने अप्लाई किया और मैंने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म से ऐड कर लिया। कुछ क्वेश्चंस वापस से किए थे और एक लास्ट क्वेश्चन दिया था बॉक्स का, इरोडोव का, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन। आई थिंक इरोडोव का ही है या फिर HC वर्मा का, याद नहीं। तो किसी ने किया, सभी का रेजिस्टेंस R है, ये बॉक्स है और जितने भी साइड्स दिख रहे हैं सभी का रेजिस्टेंस R है, सारे। ये R है, ये R R R R और ये भी R। तो बोला क्या, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, किसी ने सॉल्व किया? बोलो, कुछ तो बताओ, क्या मेथड होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। स्टूडेंट्स यहीं पे डिफरेंशिएट कर जाते हैं एक दूसरे स्टूडेंट से। अगर कोई कंपटीशन होता है तो जिसने दिमाग लगाया वो उसका रैंक खुद ही खुद इम्प्रूव कर जाएगा, और जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता है वो धीरे धीरे पीछे चला जाता है। तो मैं हमेशा
दिमाग लगाते जाना है, अपने माइंड को ग्रो करना है, आउट ऑफ बॉक्स जा करके सोचना है। तुम जेई में हर एक बार फर्स्ट बार ही क्वेश्चन देखोगे, ऐसा नहीं कि कोई तुमको क्वेश्चन पढ़ा दिया गया और वही क्वेश्चन जा करके तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। तुम्हें बिल्कुल अनसीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आज तक कभी देखा नहीं। तो जब तक क्वेश्चन को तुमने किया नहीं है तो तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज ऐसे होते हैं जिसमें उतना ज़्यादा थिंकिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से पढ़े होते हैं और उसको बस अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज मुश्किल है बन पाना। तो हमेशा दिमाग लगाया करो, हमेशा सोचा करो कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, चाहे अभी के टाइम पे चाहे गलत क्यों ना हो, चलेगा, क्योंकि ये हैबिट है। तुम आज चुप रहोगे तो कल भी रहोगे, परसों भी रहोगे, हमेशा रहोगे। डेली तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट कर लेगा इस बात को कि तुमसे नहीं हो सकता। ये तुम्हारी माइंड की कैपेबिलिटी हो जाएगी और एक लिमिट को डिसाइड कर लेगा कि ये मेरा लिमिट है, अब मैं इससे ऊपर बढ़ ही नहीं सकता हूँ। बार बार तुम्हारा माइंड पुश करते जाएगा नीचे। तो हमेशा सोचा करो, इस रीजन में आने की कोशिश करो, अपने लिमिट अपने बैरियर को तोड़ो, तभी जा करके आगे बढ़ोगे। बोलो क्या करना चाहिए। ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। क्या करें। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने पढ़ा व्हीट स्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें कि हम लोग सिमेट्री वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इतना सिंपल सर्किट नहीं है, कोई ना कोई सिमेट्री तो होना चाहिए। और सभी रेजिस्टेंस आर दिया गया है तो डेफिनेटली सिमेट्री बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आया ना। यस सर। हाँ सर। तो सोचो कौन सा सिमेट्री इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। मिरर। सर पैरेलल। ध्यान से देखो, बढ़िया से सोचो, और धीरे धीरे सब पता चलेगा। क्या इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लग सकता है क्या। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है, सर्किट कुछ इस फॉर्म में हो और उसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला पार्ट दोनों सिमेट्रिकल हो, तो मैं इसको फोल्ड कर सकता हूँ। लेकिन ए और बी से लाइन पास करना चाहिए या फिर प्लेन पास करना चाहिए, क्योंकि ये 3D डायग्राम है, 3D नॉट 2D। अभी तक हम लोग 2D पढ़ रहे हैं और ये 3D। देखो मैं दिखाता हूँ सिमेट्री। क्या एक प्लेन ऐसा हो सकता है क्या प्लेन। ऊपर वाले साइड, इस साइड और हाँ इस सर। साइड का सिमेट्री दिख रहा है ना। तो इसमें क्या हाँ सर। लगेगा, फोल्डिंग सिमेट्री। यस सर। सबको समझ में आना चाहिए। सिमेट्री मैंने अगर दिखा दिया और मैं अगर मतलब सही में तुम्हारे सामने प्रेजेंट होता तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता था। तो इसमें फोल्डिंग सिमेट्री या फिर पैरेलल सिमेट्री हमें अच्छे तरीके से दिख रहा है। और फोल्डिंग सिमेट्री है तो मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच। बोलो कौन सा पॉइंट किसके साथ कनेक्ट होगा।
फोल्डिंग सिमेट्री होने का मतलब ये जो सी पॉइंट है और एफ पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। और ये जो डी पॉइंट है और Yes. जो ई पॉइंट है, ये दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ, तो मेरा फाइनल जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज पॉइंट ए एंड बी। बोलो सबको समझ में आया क्या, या अभी भी डाउट है? समझा। कौन से पॉइंट होंगे, दिस विल बी एच, ये होगा जी, ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है ई, और ए और बी तो मैंने लिख दिया। अब क्या करें इसमें, क्या मुझे इसके क्रॉस निकालना है आर इक्विवेलेंट, तो निकल सकता है क्या? अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस नहीं किया, ये वाला बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा, आर होगा या आर बाई टू? आर होगा सर। आर होगा, ये रेजिस्टेंस होगा आर। इस जगह पे कितना रेजिस्टेंस होगा, R/2। R/2। इस जगह पे R/2। आर बाई R/2। इस जगह पे R/2। R/2। आर बाई टू, इस जगह पे R। आर, इस जगह R/2। 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 और ये R/2। R/2। आर बाई टू। तो आई थिंक अब ये सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये अब 1D मतलब 2D में कर देता हूँ मैं आसान। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और सारे रेजिस्टेंस इस जगह पे गिवन है, आर बाई टू, आर, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू एंड आर बाई। क्या ये सॉल्व हो सकता है क्या? जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ इसका आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ रहा है। मेरे से पहले आंसर आना चाहिए तुम्हारा। सर 7R/12। कितना आर बाई टू फाइनल आंसर आया? सर मेरा 7R/12। 7R/12। सर 7R/12। 7R/12। ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, सर 7R/12। 7R/12। हाँ सर, मेरा भी वही। क्या मिस्टेक किया? नहीं, वो फटाफट करने चक्कर में लाइक ऊपर वाला एक ले लिया और फिर नीचे R/2 वो तीनों फटाफट सीरीज में लेके फटाफट करने था। फटाफट में गलत कर दिया। और ये फाइनली मेरा भी आंसर निकल रहा है 7R/5 प्लस ऑफ आर। कितना आ गया ये? 7R/5 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर 7R/12। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि अगर ये जो है ए और बी पॉइंट, ये किसके अबाउट है, एज के अबाउट है। एज के अबाउट कितना होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एज इज 7R/12। कभी कभी
बहुत ही आसान हो जाता है अगर हमें ये फॉर्मूला पता हो तो, नहीं तो अगर तुम्हें ट्रिक भी पता है तो काफ़ी अच्छा है। चलो, इसमें टोटल 3 वैरायटी बनते हैं। एक तो मैंने एज के अलोंग बताया, तो मैं बॉक्स बना करके बताता हूँ। ये कुछ ऐसा है। तो अभी मैंने सर इसको यूज कहाँ पे आया करेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बोलो इस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना होगा। डायरेक्ट आर का वैल्यू पुट कर लेना है, सारे रेजिस्टेंस 5 ओम के ओके होंगे, सर। यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया एक, एज के अलोंग अगर निकालना है तो। दूसरा होता है डायगोनल के अलोंग, और तीसरा होता है बॉडी डायगोनल के अलोंग। समझा क्या? तो फर्स्ट तो हम लोगों ने एज के अलोंग निकाल लिया, अब इसके अलोंग भी है और एक इसके अलोंग बॉडी डायगोनल। और सब कुछ करके बताऊं या फिर छोड़ दो इसको? इसको भी सर करें होमवर्क। होमवर्क। एक करो यहीं पे, तो कौन सा वाला करा दूं मैं? ठीक है, तो ऐसा करो, बॉडी फेस डायगोनल, फेस डायगोनल के अलोंग करके बताओ कि कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट फेस डायगोनल। Find the equivalent resistance across this point and this point. So A, B, C, D, E, F, G and H. और सभी का रेजिस्टेंस R है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा मुझे कि इसमें सिमेट्री कौन सा है, पैरेलल सिमेट्री है या परपेंडिकुलर सिमेट्री है, कौन सा सिमेट्री है? सिमेट्री इसमें दोनों है, पैरेलल सिमेट्री भी है और परपेंडिकुलर सिमेट्री भी है। तुम एक्सट्रैक्ट क्या कर पाओगे वो तुम पे डिपेंड करता है। तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि फोल्डिंग सिमेट्री लगाओ तुम। ठीक है, अगर तुम अच्छे तरीके से देखो, ए बी से पास करने वाला लाइन जो है, इसमें दिखा पाना मुश्किल है थोड़ा, ऐसा ये एक प्लेन दिख रहा है, ऐसा प्लेन ए सी से पास करने वाला, ए ई जी सी, ये प्लेन। क्या ये प्लेन इन दोनों को बिल्कुल हाफ हाफ में कट कर रहा है? मतलब ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ एग्जैक्टली सेम है, उसको फोल्ड किया जा सकता है। मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके क्रॉस चाहिए? ए और सी के क्रॉस चाहिए, बराबर है? तो ए और सी से पास करना चाहिए तभी फोल्डिंग सिमेट्री होगा। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट डी और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। और पॉइंट एच और पॉइंट एफ का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अगर सेम हो रहा है तो मैं इसको फोल्ड कर दे रहा हूँ, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, जैसे। और ज्वाइन करने के बाद कुछ रिजल्ट ऐसा होगा, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जैसे इस तरीके से। ये ए और ये सी, जिसके अबाउट मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पॉइंट कौन सा है? ये ई है, ये बी है और ये एफ है और ये जी है। बताओ, ये समझ में आया क्या फोल्डिंग सिमेट्री? समझा सर। है ना? इसके और इसके अबाउट मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब बताओ रेजिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस कितना होगा? आर या आर बाई टू?
ये तो आर ही रहेगा ना, आर क्योंकि इस जगह पे आर, यही है। हाँ सर, और ये कितना हो जाएगा? R/2 R/2, ये R/2 R/2, ये R/2, R/2 R/2, R/2। और ये वाला रेजिस्टेंस R R रहेगा ये। और ये रेजिस्टेंस R/2 ये हो जाएगा R/2। और ये रेजिस्टेंस R/2 R/2। ध्यान से देखो, ये और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में जाएगा, क्योंकि डी और बी जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये पैरेलल में हो जाएगा। अब आई थिंक ये रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से एक दूसरे से कंबाइन हो चुका है, और ये अब सिंपल सा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बन चुका है। जो हमारा 3D डायग्राम था उसको मैंने 2D में कन्वर्ट कर दिया है। अब वापस से इस शीट को ओपन कर दे रहा हूँ मैं, बस ध्यान से देखो। ऐसा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है बी, और ये जी पॉइंट है इस जगह पे, और ये पॉइंट है सी। मुझे ए और सी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और रेजिस्टेंस है कितना कितना, वैल्यूज को वापस से लिख लेते हैं। ये है आर, ये R/2, ये R/2, ये R/2, और ये भी R/2, ये है R, और ये R/2। देखो कितना रेजिस्टेंस पर टोटल। अगर मैं इसके साइड्स को काउंट करूं तो क्यूब में कितने साइड्स होते हैं बोलो, कितने एजेस होते हैं क्यूब में? अरे बता दो भाई, 12 होते हैं ना, काउंट ही कर लो तुम तो। हाँ सर 12। 12 होते हैं, तो रेजिस्टेंस भी अपने को 12 चाहिए। इसके पास 2 रेजिस्टेंस है, इसके पास 2 रेजिस्टेंस है, इसके पास 1 रेजिस्टेंस है। इस तरीके से काउंट करो, देखो क्या 12 हुआ, क्या 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 रेजिस्टेंस हुआ। तो इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ तुमने जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया है सही किया है या नहीं, और किसी को मिस तो नहीं कर दिया है कहीं, ऐसा। तो इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये दोनों तो सीरीज में जाएगा, R एंड R/2, दैट इज 3R/2। और ये R/2, और इधर भी 3R/2 हो जाएगा। और ये R/2। बोलो और क्या करें इसमें अब? ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, मगर ध्यान से देखो तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, और अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज है तो मैं बोल सकता हूँ इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं। अब आंसर आ गया। ऊपर कितना हो जाएगा, 3R, 3R और नीचे नीचे R R। तो फाइनल आंसर कितना आया, R इक्विवेलेंट 3R/4 3R/4। ये हमारा आंसर निकल कर गया। या फिर तुम चाहो तो इस जगह पे मिरर सिमेट्री भी लगा सकते हो, जिससे कि ये R/2 का कनेक्शन इस जगह से हट जाएगा, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये हो गया हमारा किसके क्रॉस, फेस डायगोनल के क्रॉस, बॉडी डायगोनल। चलो ये भी कर ही सर लो। 1 मिनट ऊपर ले जाना। बॉडी डायगोनल के क्रॉस तुम लोग मुझे करके बताओ कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा। हाँ सर हो गया। बॉडी डायगोनल का मतलब जो भी हमारे पास क्यूब है उसका डायगोनल ए बी सी डी ई एफ जी एच, बॉडी डायगोनल हुआ तुम्हारा ए एंड जी। सो फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए जी, और सभी का रेजिस्टेंस आर है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी डिफरेंट यूज़ हुआ है। ना तो इसमें फोल्डिंग सिमेट्री जा रहा है और ना ही इसमें परपेंडिकुलर सिमेट्री ढंग से जा रहा है। अगर तुम अच्छे तरीके से देखो इसको 3D में ले जा कर के देखो तुम्हें तब जा कर के पता चलेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर तुम्हें सिमेट्री अच्छे तरीके से लगाना आता है तो तुम्हें कुछ चीज़ें पता चलेगा कि जो करंट होगा, अगर सपोज इस तरफ से आई करंट इन किया है तो इस तरफ से आई करंट अगर इन करेगा तो इस तरफ एक करंट जाएगा, इस तरफ एक करंट जाएगा और इस तरफ एक करंट जाएगा। इस तरफ कितना करंट जाएगा, I1, इस तरफ I2 और इस तरफ I3 करंट जाएगा। बराबर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वापस से करंट इधर जी के पास देखे तो तीनों मिलकर के तो आई ही निकलना चाहिए। तो इस तरफ से भी कुछ करंट आया होगा और इस तरफ से भी आया होगा और इस तरफ से भी आया होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा सिमेट्री है जिसके कारण से तुम देख करके बोल सकते हो कि जो इससे करंट आ रहा होगा वो I2 होगा, इससे करंट जो आ रहा होगा वो तुम्हारा I1 होगा और I2 होगा। सॉरी I3। बोलो ये बात किसी को समझ में आया है नहीं आया? ये क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर मैं ए के तरफ से देखता हूं तो करंट जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब करंट अगर इस डायरेक्शन में जाए तो इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट से करंट इस तरफ से ना इस तरफ से गया होता, इन इस तरफ से किया होता जी से, और मैं अगर इस तरफ से देखता तो क्या सेम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस जगह पे भी आता। करंट इस हाँ डायरेक्शन में कितना जाता, I2 जाता, और इस डायरेक्शन में I1 जाता, और इस डायरेक्शन में I3 जाता। आया ना? तो इस तरीके से हमने बोल दिया कि हाँ ये जो करंट है इस तरीके से जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा करंट जा रहा है तो ये सारे रेजिस्टेंस तो आ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह पे जो होगा इसको मैं हैश से डिनोट कर रहा हूँ। सेम पोटेंशियल नहीं, सेम पोटेंशियल, ये हैश वाला जो डिनोट किया है मैंने, वो सेम पोटेंशियल किस लोकेशन पर होगा, I1 करंट जिसमें फ्लो किया है ये वाला है ना, ये बेसिकली I1 और ये, बोलो समझा क्या? और इधर से जो I2 करंट गया इसको मैं स्टार बोल रहा हूँ। तो ये सेम पोटेंशियल किसके होगा, इसका होगा। नहीं समझा? और कुछ चीज़ें और नोट करने के लिए है, इसमें I1 और I3 जो है वो दोनों सेम होगा, क्योंकि जब करंट इस जगह पे आया तो इसके पास तीन जगह है जाने के लिए, एक इधर और एक इधर, इधर।
ये जो करंट जाएगा और ये दोनों सिमेट्रिकल लोकेशंस है। ये तुम सर्किट को देखोगे तभी जाकर के पता कर सकते हो। करंट के फ्लो के हिसाब से पता चलता है कि वो करंट किस तरफ ज़्यादा जाएगा और किस तरफ कम जाएगा, और फ्लो डिसाइड करता है। फ्लो कहाँ से डिसाइड होता है? रेजिस्टेंस से डिसाइड होता है। मान लो कि इस तरफ पानी का बहाव, ठीक है, फ्लो कर रहा है वाटर, और हाइट तुमने सेम रखा है, तो आधा पानी इधर जाएगा और आधा पानी इधर जाएगा। लेकिन अगर तुमने कुछ इस तरीके का सिस्टम रखा होता और वाटर फ्लो कर रहा होता तो ज़्यादा पानी इस तरफ जाता और कम पानी इस तरफ जाता। क्यों? क्योंकि इस तरफ रेजिस्टेंस पानी का फ्लो करने का ज़्यादा है और इस तरफ फ्लो करने का रेजिस्टेंस कम, इसीलिए पानी इस डायरेक्शन के पाथ को चूज करता। आई थिंक मेरी बात तुम्हें समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से करंट है, करंट खुद ही खुद डिसाइड कर लेता है कौन सा पाथ में मुझे चलने में ज़्यादा आसानी होगा और कौन से पाथ में मुझे चलने में कम आसानी होगा। तो वो खुद ही खुद पाथ को भी डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसमें ज़्यादा करंट जाना चाहिए और इसमें कम जाना चाहिए। तो इन दोनों में क्या है? सेम अमाउंट जाएगा, सिमेट्रिकल। समझा गया? तो अब इसके हिसाब से अगर तुम देखो कि कौन कौन सा पोटेंशियल का लोकेशन सेम है, तो बताओ। स्टार वाला लोकेशन कौन कौन सा है? मैं वापस से इसको ड्रॉ करता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये हो गया। तो एक सिंपल सा बात पता चला कि अगर जाने का मतलब रेजिस्टेंस सेम है तो किधर भी जा सकता है, अगर हर एक तरफ से सिमेट्री करंट को दिख रहा हो तो। कि चाहे तुम इधर चले जाओ चाहे तुम इधर चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है। तो करंट अगर इस तरफ से इन किया तो ये तीनों सिमेट्रिकल पोजीशंस हैं, 1 2 3, आया ना? ये तीनों सिमेट्रिकल पोजीशंस हैं। यस। तीनों में करंट जो जाएगा इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ इक्वल अमाउंट में जाएगा। तो पोटेंशियल्स जो होंगे इस लोकेशन का, इस लोकेशन का और इस लोकेशन का क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। और क्योंकि इस तरफ से करंट और इस तरफ से करंट और इस तरफ से करंट भी सेम आएगा, मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों लोकेशंस के पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसा। तो अगर मैं इसको इससे डिनोट करूँ x से, तो इसको मैं अगर y से डिनोट करूँगा और मैं इसको a और इसे g, तो यहाँ पे सारे पोटेंशियल अब डिफाइन हो चुके हैं। a और g सबसे लोएस्ट और बीच में है x एंड y, तो ये पोटेंशियल x और ये पोटेंशियल y। अब सारे रेजिस्टेंस को एक एक करके यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करो। पहला जो रेजिस्टेंस है a और x के बीच में, तो a और x के बीच में पहला रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। ये रेजिस्टेंस किसके क्रॉस है? ये भी a और x के बीच में, ये भी मैंने a और x के बीच में लगा दिया। ये ही a और x के बीच में है, इस तरीके से मैंने लगा दिया। और ये तीनों रेजिस्टेंस y और g के बीच में है, लगा दिया। और बाकी जो बचेगा रेजिस्टेंस वो किस किस के क्रॉस है? x और y के। ये रेजिस्टेंस x और y का, ये भी x और y, ये भी x और y।
तो टोटल कितने रेजिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच में? 6। टोटल 6। कैसे हमने करा पता कि टोटल 3 रेजिस्टेंस इधर है, 3 रेजिस्टेंस इधर, 6 हो गया, बाकी बचा 6, तो 6 रेजिस्टेंस इधर आएगा। 1 2 3, इधर भी 3, 1 हाँ ये 3। तो अब आई थिंक आसान हो जाएगा। ये पॉइंट ए, ये रेजिस्टेंस R/3, ये रेजिस्टेंस R/6 और ये रेजिस्टेंस R/3। फाइनल रेजिस्टेंस फटाफट निकाल के बताओ कितना आ रहा है आर इक्विवेलेंट। सर वो पॉइंट इक्विपोटेंशियल कैसे हुआ वो आप बता, और एक बार बताओ ना प्लीज। ये सभी पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल कैसे हुए? जैसे कि मैं एक्स वाला पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर ये करंट है और 3 ब्रांचेज हैं, करंट को देख के लग रहा है कि चाहे मैं इधर जाऊं, चाहे इधर में जाऊं, चाहे इधर जाऊं, तो हमारा सेम है, या फिर रेजिस्टेंस जो मुझे अपोज करने वाला है तीनों में इक्वल है, तो क्या बोलेगा कि ठीक है तीनों में इक्वल है, तो मैं इक्वल अमाउंट में करंट को सेंड कर देता हूँ या फिर चले जाता हूँ, और सभी का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा? डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू आई इंटू आर, और इसमें भी डेल्टा वी कितना हो जाएगा? आई इंटू आर। इस लोकेशन का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होने वाला है? सेम। समझा गया? इसीलिए मैंने बोल दिया कि हाँ सर। इस लोकेशन के पोटेंशियल्स क्या है? सेम। तो ये हो गया 5/6 आर। तो फाइनली हमें आर इक्विवेलेंट मिल गया अबाउट बॉडी डायगोनल, दैट इज इक्वल्स टू 5r/6। और इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान। कैसे याद रखेंगे इसको हम लोग? मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। काउंटिंग तो सभी को आता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 आई होप सो। तो तुम्हें सिर्फ काउंट करना है, और काउंट करोगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो है एज के अलोंग था, फिर फेस डायगोनल, फिर बॉडी डायगोनल, बराबर। फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल एंड एज के अलोंग। आर आर एंड आर। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले फेस डायगोनल है, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7, और फिर यहाँ पे 12। समझ में आया क्या? नहीं आया? इसको एक बार फिर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इस बार 1 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, और सभी को ध्यान देगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। याद रहेगा? यस सर। हाँ सर। So R equivalent across face diagonal is 3/4R. R equivalent across body diagonal is 5/6R, and R equivalent across edge is 7/12R.
और इस सिमेट्री को याद रखना, दो में लगता है फोल्डिंग और तीसरे में क्या लगता है, सुपरपोजिशन, या फिर हर एक जगह का पोटेंशियल को मुझे रीअरेंज करना है तभी जा करके काम बने। तो एक और क्वेश्चन करते हैं 3D का, आर इक्विवेलेंट निकालना है। कुछ इस तरीके का है सिचुएशन। टेट्राहेड्रल पता ही होगा, ऐसा है ना। तो फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, हर एक रेजिस्टेंस आर का है। ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल एंड हैव मैग्नीट्यूड आर। सॉल्व करो इसको। ओके चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ऐसे दे रखा है कि ये 3 डायग्राम में है, 3D में है, लेकिन एक्चुअली ये 2D का क्वेश्चन है। तो अगर इसको अच्छे तरीके से देखोगे तो इस पॉइंट को पुश करो और पुश करते 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 इस लोकेशन पे लेकर के आ जाओ। ये ए और ये बी, तो इस जगह पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस है ऐसा। और अगर इस पॉइंट को पुश करते हैं तो इस जगह का ये जो रेजिस्टेंस है ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर। इजी क्वेश्चन। अब इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। क्या सिमेट्री नज़र आ रहा है? परपेंडिकुलर सिमेट्री या फिर मिरर सिमेट्री बोल लो। और मिरर सिमेट्री होने के कारण से हाँ ये पता चल रहा है कि इधर से करंट जाएगा तो इधर चला जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस है वो किसी काम का नहीं है कि नहीं? ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है और ये अब कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या अब सॉल्व हो सकता है क्या? बोलो। ये वाला रेजिस्टेंस हटा दिया ना मैंने। हाँ सर। हाँ, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर टू आर आर बाई टू, नहीं सॉरी आर और आर बाई टू हो जाएगा। आर आना आंसर, क्योंकि ये टू आर हो जाएगा, ये भी टू आर हो जाएगा और ये दोनों पैरेलल में फिर से आर बन गया और आर के साथ फिर हाँ से सर। पैरेलल में आर बाई। चलो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऊपर देख लिया और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स स्टार्ट कर। और ये काफ़ी सिंपल सा चीज़ है कि सेल का कॉम्बिनेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लो कि दो रेजिस्टेंस है, सॉरी दो सेल्स हैं, तो दो सेल्स होंगे तो दो रेजिस्टेंस भी होंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इसका E1 अगर EMF है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और ये एक और सेल है जिसके साथ सीरीज में कंबाइन कर दिया गया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो इस AB के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट EMF बनता है, इक्विवेलेंट EMF दैट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 बन जाता है। और R इक्विवेलेंट जो आता है दैट इज ऑल्सो R1 प्लस ऑफ R2, क्योंकि रेजिस्टेंस अब किस में चला गया है? सीरीज में चला गया है और ये बैटरी दूसरे बैटरी को सपोर्ट कर रहा है। अगर तुम किसी भी रिमोट को ओपन करके देखोगे, बैटरी अपन पीछे लगाते हैं ना रिमोट, तो सेल पीछे है ना इस तरीके से लगा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इस तरीके से लगा है तो कनेक्शन अपोजिट बनता है।
क्योंकि इसको सीरीज में लगाते हैं, तो इधर से एक ओपन लेते हैं और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं और इधर से एक कनेक्शन लेते हैं। तो तुमने क्या किया, एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, तभी जाकर के सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता। तो काम वही चीज़ है और बोलने का मतलब सीरीज है, इसका मतलब करंट दोनों में सेम होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, अगर कोई भी दो बैटरी या दो से ज़्यादा बैटरी भी हो सकता है पैरेलल में कनेक्टेड है, जिस तरीके से ऐसा, ये है E1 R1 E2 R2, तो इसमें इक्विवेलेंट जो हो जाएगा EMF, इक्विवेलेंट EMF, वो थोड़ा सा टफ फॉर्मूला है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, चाहे कितने भी नंबर क्यों ना हो। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ओके, यहाँ से तुम्हें निकल के आया इक्विवेलेंट बैटरी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट ए बी के पास, और इधर से भी हमें जो इक्विवेलेंट निकल के आया वो कुछ ऐसा निकल करके आया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो EMF का साइन के साथ वैल्यू पुट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव में लेंगे, अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है तो ही पॉजिटिव लिखेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पे भी साइन के साथ पुट करना है और इस जगह पे भी साइन के साथ पुट करना है, पुट विथ साइन। इसका डेरिवेशन का कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, तो मैं डेरिवेशन करा नहीं रहा हूँ, लास्ट ईयर भी कराया था, कोई यूज़ नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उसे कर लेते हैं 2-3, और तुम्हें आराम से पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ 3 बैटरी लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो पूछा गया कि ये बड़े वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, 10 वोल्ट 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, फाइंड आउट द करंट आई। सॉल्व करो सभी कोई। देखो सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना और कुछ है नहीं इसमें, तो मैं इस सर्किट को कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया हूँ, जैसे EMF इक्विवेलेंट कितना होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। E1 कितना हो जाएगा 10, रेजिस्टेंस है 1, और E2 कितना हो जाएगा 10, रेजिस्टेंस है 1। लेकिन इस जगह पे जो 10 का पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसके अपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, मतलब इन द सेंस अपोजिट तरीके से कनेक्टेड है, उसको मैं माइनस लूँगा, माइनस ऑफ 10 लिखूँगा, 10 डिवाइड होगा, और R1 R2 R3 है, नीचे सभी ऐड होगा, ऐसा नहीं कि नीचे सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ पे ये सभी एडिशन में ही जाएंगे, और ये इक्विवेलेंट ऐसा लिखा आएगा। तो अगर तुम्हारा इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया है ना, इसका मतलब कि इसके जैसा मुझे इक्विवेलेंट देना पड़ेगा, लेकिन अगर इक्विवेलेंट नेगेटिव आता तो मुझे ऐसा देना पड़ता। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। तो अभी कितना आ रहा है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, और पॉजिटिव आया तो हमने क्योंकि इसको पॉजिटिव एज्यूम किया इस डायरेक्शन के टर्मिनल वाले डायरेक्शन, तो हो जाएगा ऐसा,
और इसका 10/3 और रेजिस्टेंस 1/3 ओम हो जाएगा और ये 10। तो करंट कितना आ जाएगा? सिंपल क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू 10/3 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 10 प्लस 1/3। सो दिस इज आर इक्विवेलेंट सर्किट का, और इस जगह पर आर इक्विवेलेंट पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक बैटरी है और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम और बैटरी है 10 वोल्ट का। एक और बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और बैटरी है, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम और 50 ले लो, लेट्स से 8 वोल्ट का बैटरी और एक बड़े से रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो करंट कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन, सॉल्व करो सभी। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट तुम्हें आसानी से दिख जाएगा, 10 + 5 और -8 करना होगा। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7 वोल्ट। 7 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि ये अपोजिट है फिर भी इस रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये हो जाएगा 5 ओम और ये रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम का। तो करंट कितना आ जाएगा? सिंपल, 7 डिवाइड बाय 10, 0.7 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF द सेल इज E। ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में लगाया गया। कनेक्टेड इन सीरीज, और ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स को, ऐसे m नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल में लगाया। ये 1 यूनिट बना। और ऐसे यूनिट को, m नंबर ऑफ यूनिट को कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पूछा गया देन फाइंड द इक्विवेलेंट EMF एंड R इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट EMF कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा ऐसे कॉम्बिनेशन का। सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं फिर। तो ये जो सेल है सभी आइडेंटिकल सेल्स हैं, और ऐसे जो है n नंबर ऑफ सेल्स को उसने क्या किया, पहले सीरीज में कनेक्ट किया। तो अपन लोग पहले सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। ये एक सेल, फिर ये दूसरा सेल, फिर ये तीसरा सेल, ऐसे अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ सेल्स है। और ऐसे ऐसे m नंबर ऑफ सेल्स को उसने पैरेलल में कनेक्ट किया। ये एक सेल होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, और ऐसे ढेर सारे होंगे, है ना? ढेर सारा नहीं बना रहा, और ऐसा ऐसा ढेर सारा होगा। मुझे इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि कितना है। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ कि पहला वाला ये जो है, इस फर्स्ट यूनिट का मैं जितने भी सारे सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको मैं एक सिंगल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो सिंगल में कितना हो जाएगा बोलो? ऐसे तो n नंबर्स है ना, n नंबर्स, और अगर n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो n टाइम्स ऑफ E हो जाएगा।
और रेजिस्टेंस भी n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा सभी की सीरीज़ में। और फिर इतने बैटरीज जो हैं पैरेलल में, इतने m टाइम्स, तो R इक्विवेलेंट तो हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है क्योंकि ढेर सारे रेजिस्टेंस होंगे जो कि सभी पैरेलल में होंगे। तो अगर सभी इक्वल इन मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस होते हैं और पैरेलल में होते हैं तो उतने से डिवाइड हो जाता है, तो m से ये डिवाइड हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू NR डिवाइड बाय m। E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू E1 मतलब NE डिवाइडेड बाय R1, R कितना NR, प्लस NE डिवाइड बाय NR अप टू सो ऑन कितने टाइम्स? m टाइम्स। क्या मुझे इसको m से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए डायरेक्टली? हाँ, डिवाइडेड बाय 1 बाय NR प्लस 1 बाय n, मतलब कि NR 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 m टाइम्स होगा, 1 बाय NR m टाइम्स होगा। तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, और NR जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट कितना हो गया? n टाइम्स ऑफ E। तो हमें कुछ पता चला होगा कि कभी भी अगर दो सेल को अगर हम लोग पैरेलल में रखें उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा। सपोज E है और ये E है, चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर इन दोनों सेल्स को मैं सीरीज में लगा दूं उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है डबल हो जाएगा, E हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग रिमोट में बैटरी को लगाते हैं वो सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में नहीं लगाते। पैरेलल में कब लगाते हैं? पैरेलल में हम लोग तब लगाते हैं जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम चाहिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम करने के लिए m के वैल्यू को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। m क्या चीज़ है? पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जितने भी पैरेलल नंबर्स m टाइम्स में लगाओगे। बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग खत्म हो जाए। समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, तो ये हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट देखेंगे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, जैसे गैल्वेनोमीटर हुआ, एमीटर हुआ, पोटेंशियोमीटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो लगते हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो होमवर्क में एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई कर लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।